एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मैं तुमसे तुम्हारे और रीता के मुस्तकबल के बारे में दरियाफ्त कर रहा था क्या, और मुझे अपनी समात पर धोखा हुआ। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। कर्नल इस वक्त ऑफिसर इन कमांड की हैसियत से नहीं, बल्कि रीता के मजबूर बाप की हैसियत से मुझसे मुखातब था। कुमारी हिमा की खुदकुशी की दास्तान उड़ते उड़ते कर्नल के कानों तक पहुंच गई होगी। उसी की रोशनी में उसने एक बाप बनकर रीता के बारे में सोचा होगा। उलझी हुई डोर की गिरहें तेजी से यक्के बाद देगरे खुलती चली गईं। कर्नल को यह अंदेशा लाक होगा कि कहीं रीता, जिस पर मेरे सिलसिले में पाबंदियां आयद कर दी गई थीं, दिल के हाथों मजबूर होकर उसी रास्ते पर कदम न रख दे जिससे होकर कुमारी हिमा सबको गौरव फिक्र की कैफियतों से दो चार कर गई थी। कैसी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी। कर्नल, जो हाई कमान का सबसे काबिल इत्मीनान नुमाइंदा था, रियासत राजेपुर की बसात का सबसे कवि और ताकतवर मोहरा, कंवर जगदीप राजगद्दी का हकदार होने के बावजूद जिसके आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहा था, जिसके सियासी तदब्बुर के आगे महाराजा की भी पेश न चलती थी, आज वही कर्नल रीता के बाप की हैसियत से मेरे सामने सवाली बना बैठा था। मेरा दिल पागलों की तरह कह के बखेरने को चाह रहा था, लेकिन मैंने ज़बत से काम लिया। यह भी मुमकिन था कि मैंने तस्वीर के दूसरे रुख पर नज़र डाली हो, पहला रुख ज़्यादा भयानक हो सकता था। यह भी मुमकिन था कि कर्नल ने मुझे छावनी बुलाकर यह हुक्म देना चाहा हो कि मैं बूंद में वापसी का इरादा तर्क करके इस वक्त रियासत राजेपुर की सरहदों से दूर चला जाऊं और दोबारा कभी घूम कर उस तरफ ना देखूं। उसके जिस्म के शरियान में काला सफ़ेद नस्ल का गाढ़ा खून दौड़ रहा था। वो बड़े ऊंचे ओहदे पर फायज था। रीता उसकी इकलौती बेटी थी और वो रीता का हाथ भला किसी ऐसे आदमी के हाथों में कैसे दे सकता था जिसके माजी का कोई सुराग नहीं था, जिसकी हैसियत बज़ाहिर एक अदना मुलाजम की सी थी, जो कानून को मतलूब था, जिसे खुद कर्नल के हुक्म पर छावनी बुलाकर एक बार उसकी खाल भी उधेड़ डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। भला रीता जैसी नाजुक, हसीन और बड़े बाप की बेटी को एक मशकूक शख्स के साथ किस तरह वाबस्ता किया जा सकता था। मेरा सर चकराने लगा। मैं गो की कैफियत से दो चार था जब कर्नल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं महसूस कर रहा हूँ मोहनदास कि तुम मेरे बारे में गलत अंदाजे कायम करने में मुबतला हो। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद वही सोचता जो तुम्हारे जहन में गूंज रहा है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, इस वक्त मैं तुमसे डिप्लोमेटिक गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। कर्नल के लहजे में ठहराव और संजीदगी थी। ये दुरुस्त है कि इस ओहदे तक पहुँचने की खातिर मैंने कई दुश्वार और मुश्किल महाजों को सर किया है, बड़ी सख्त जद्दोजहद की है, आग और खून के दरिया में गोते लगाकर ये आला मनसब हासिल किया है। जंगो वजदल के मैदान में ज़िंदगी और मौत की कोई अहमियत नहीं होती। हमें रोज़े अव्वल से वैशी बनने की तरबियत दी जाती है। दुश्मनों को रोनते चले जाना हमारा पहला और आखिरी असूल होता है। मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूँ कि एक बार तुम्हें भी मेरे असूलों का शिकार होना पड़ा। कर्नल ने बड़ी फराख दिली से शर्मिंदगी का इजहार किया, फिर सगार का लंबा कश लगाकर बात जारी रखी। मैं ये भी तस्लीम करने में आर नहीं समझता कि कई महाजों पर विक्टर हासिल करने की बजाय मुझे शिकस्त फाश का भी सामना हुआ। कर्नल के अंदर का बाप फिर बेदार होने लगा। रीता भी मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा ही महाज बन गई है और मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिशें की, मगर वह अपने बाप का हुक्म नहीं मानती। वो मेरी अकलौती लड़की है। मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी को चाहा है, लेकिन वो मुझसे बागी हो गई है। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे सामने बरबला तुम्हारा जिक्र करती है। तुम्हारी मोहब्बत का एतराफ़ करते उसकी ज़ुबान नहीं थकती। रियासत के मखदूश हालात के पेश नज़र मैंने उसके और तुम्हारे राब्तों पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी थी, मगर मैं उसकी दिल की गहराइयों से तुम्हारा ख्याल नहीं निकाल सका।
मैं गंग बना बैठा कर्नल हार्डिंग की बातें सुनता रहा। उस वक्त वह सिर्फ एक बाप नजर आ रहा था। मेरी बात पर एतमाद करो मोहनदास, वो कमज़ोर और चिड़चिड़ी हो गई है और मैं उसकी खुशियां बहाल करने की खातिर बहुत दूर तक जा सकता हूं। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूं। वो किसी हारे हुए जुवारी की तरह बोला, और तुम जिस तरह मुनासिब समझो। रीता को मैं तुम्हारे हवाले करने पर आमादा हूं। एक बाप की हैसियत से मुझसे जो मुमकिन हुआ मैं उससे दरेग नहीं करूंगा। कर्नल, मेरा सर चकराने लगा। इतना बड़ा एजाज़ जो वो मुझे बख्शना चाहता था मेरी हैसियत के मामले में बहुत ज़्यादा था। मेरी आवाज़ में राशा पैदा होने लगा। जी आप क्या कह रहे हैं कर्नल? आप शायद मेरे मादी के बारे में ना कुछ जानता हूं और ना जानना चाहता हूं। कर्नल ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर एतमाद है। उसके अलावा तुम रीता की पसंद हो। हम जिस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ खुले आम एक दूसरे को पसंद करना मायूब भी नहीं समझा जाता। मैंने इस हकीकत को खूब अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं जानता हूँ कि रीता तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं रीता के लिए तुम्हारा इंतखाब कर चुका हूँ। मेरा दिल गवाही देता है कि तुम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। जहाँ बाहमी मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइश हो, वहाँ कोई दुश्वारियाँ नहीं पैदा होती। माजी कुछ नहीं होता और मुस्तकबल इंसान खुद अपने हाथों से तामीर करता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कर्नल, लेकिन कर्नल ने मुझे बात पूरी नहीं करने दी। मुंतशिर लहजे में बोला, सिर्फ एक मसला है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैं एक बड़ी रियासत का ऑफिसर इन कमांड हूँ, एक सफ़ेद फार्म नस्ल का मुअज़्ज़ज़ फ़ौजी अफसर। बज़ाहिर ये कोई गैर मामूली बात नहीं। मोहब्बत में ज़ात पात, रंग और नस्ल नहीं देखी जाती, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़े रोब दबदबे और वक़ार के साथ गुजारी है। तुम्हें मेरी एक दरख्वास्त कबूल करनी होगी। तुम रीता को लेकर लंदन चले जाओ। वहाँ तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरा ज़ाती मकान है, नौकर चाकर हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं। मेरी एक बड़ी जागीर है जो तुम्हारी और रीता के तसर्रुफ़ में रहेगी। तुम्हें कोई ख़ास जदोजहद नहीं करनी होगी। कर्नल ने अपनी बात जारी रखी। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना मोहन, लेकिन तुम बहरहाल एक मशकूक आदमी हो। रियासत के जो बड़े अफराद तुमसे नफरत करती हैं वो भी मेरी निगाहों में हैं। यहाँ अगर तुम्हारी और रीता की शादी हुई तो लोगों को मेरा मजाक उड़ाने का बहाना मिल जाएगा। मुझे नज़रें झुकाकर चलना होगा। शायद हाई कमान भी इस बात को पसंद ना करे, लेकिन अगर तुम्हें मेरा मशवरा कबूल नहीं तो मैं तुम्हारे फैसले को फ़कीयत दूंगा। हाँ, मैं रीता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने ओहदे को ठुकरा कर तुम दोनों को साथ लंदन भी ले जा सकता हूँ। कर्नल ने अपनी निगाहें मेरे चेहरे से हटाकर रीता की तस्वीर पर मरकूज कर दी, जो आतिशदान के ऊपर सुनहरी फ्रेम में लगी मुस्कुरा रही थी। कमरे में गहरी खामोशी तारी हो गई। सिर्फ मेरा वजूद डगमगा रहा था। मेरी समझ में कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब देता। एक शख्स जो खुद अपने माजी को दफन करने किसी अंधे कुएं की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहा था, उसकी ज़ात से किस ने तवक्कात वाबस्ता कर रखी थी। डाली ने मुझे सहारा दिया। फिर शारदा मेरी ज़िंदगी में खुशगवार और मुअत्तर झोंके की तरह दाखिल हुई। हालात ने पारो और मेरे दरमियान हिजाब के तमाम पर्दे उठा रखे थे। वो भी मेरे साथ दूर जाने के ख्वाब देख रही थी। तरन्नुम ने महज मेरी खातर तमाम दुनिया के ऐशो इशरत को लात मारकर भून में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। पहले वो दुनिया को अपने इशारों पर नचाती थी, अब मेरे इशारे की मुंतज़िर थी। उसके बाद सुंदिया के दिल में न जाने कब मेरी मोहब्बत की आग भड़क उठी। मेरी खातर उसने बड़ी हवेली में अंधाधुंध फायरिंग करके 18 हंसते बोलते इंसानों को खून में लथपथ कर दिया। वो भी मेरे लिए भून को खैर बात कहने पर कमर बस्ता थी। बानो थी जिसे मैं पीछे छोड़ आया था, और भी ना जाने कौन कौन था जो मेरी खातर ख्वाब देख रहा था कि किस किस का नाम गिनवाऊं। मेरा सर चकराने लगा। कर्नल अपने ख्यालात में गुम था और मैंने उसकी मोहय्यत तोड़ी। कर्नल, मैंने कुछ सोचकर उसे मुखातब किया। आप मेरे बुजुर्ग हैं, हमदर्द हैं। आपने मेरे और रीता के लिए जो सोचा होगा ठीक होगा। मैं आपके एहसान के ताज़ियत से फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप मुझे सोचने और समझने के लिए कुछ मोहलत देंगे? मेरे जैसे कमज़ोर दर्जे के इंसान के लिए इतना बड़ा फ़ैसला करना आसान तो नहीं। कोई आखिरी कदम उठाने से बेशतर मुझे भी बहुत सारे नशीबो अफराद के बारे में गौर करना होगा। मुझे तुमसे ऐसे ही किसी जवाब की तवक्का थी। कर्नल ने मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देखा। जो लोग बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं वो अक्सर भटक जाते हैं।
तुम खुद मुख्तार हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का हक हासिल है। मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूँगा, मगर मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है। इसके लहजे में आर्जी और इनकसारी थी। यहाँ से रुखसत होने से बेशतर रीता को ये यकीन ज़रूर दिलाते जाओ कि मैं उसका बाप हूँ, मुझे उसकी हर खुशी मंजूर है और उसे धोखे में ना रखना। कर्नल आखिरी जुमला कहता वो उठ खड़ा हुआ। और मैं रीता को तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुमसे मिलकर उसे यकीनन खुशी होगी। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि वह हमेशा खुश रहे, हंसती मुस्कुराती रहे। कर्नल के जाने के कुछ देर बाद रीता दरवाजे पर नमूदार हुई। वो बहुत दुबली और झुटकी हुई नजर आ रही थी। गजाली आंखों में उदासी का राज था और वह दरवाजे पर खड़ी मुझे हैरत भरी नज़रों से तकती रही। वो हकीकत को ख्वाब समझ रही थी। जब ख्वाब पर हकीकत का गवाह हुआ तो कुछ से चीखती हुई लपकी और मेरे कदमों में आकर ढेर हो गई। ओह मोहन, मोहन, मुझे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा। ये तुम हो, तुम ही हो ना? और मुझसे उसकी उदासी नहीं देखी गई और मैंने उसे कदमों से उठाकर अपने आगोश में भर लिया। उसकी आंखें बरसने लगी। उसके जिस्म की गर्मी मेरे अंदर भी आग लगा रही थी। रीता के बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। वह उजाड़ सी थी और फिर भी उसका सीना मेरी मोहब्बत से दहक रहा था। सादगी में भी उसका हुस्न खुले गुलाब की तरह महक रहा था। मैं बड़ी देर तक उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा। कर्नल की वापसी की उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैंने एहतियात को मलहूज़े खातर रखा। रीता को ज़रा हट कर बैठने पर आमादा करने के बाद मैंने सरगोशी की। तुमने ये क्या हाल बना रखा है? कभी आईने में शक्ल देखी है? मैंने सारे आईने तोड़ दिए हैं मोहन। वो जज्बाती हो गई। जब तुम ही नहीं तो फिर मैं किसके लिए संवरती फिरूं? अब तो मैं आ गया हूँ। तुम ठीक तो हो मोहन? वो मुझे देखने लगी, उलझने लगी। और मुझे बताओ मोहन, तुम खुद आए हो या तुम्हें डैडी ने तलब किया है? अगर तुम्हें बुलाया गया है तो वो तुम पर अचानक इस कदर मेहरबान क्यों हो गए? इसमें कोई मसला तो नहीं छुपी हुई? डैडी मसलतों के बगैर कोई कदम नहीं उठाते। अब मुझे भी उनसे डर लगने लगा है। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो मोहन, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। मैंने डैडी से भी तुम्हारे बारे में साफ साफ बातें की हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने उनका फैसला क्या हो। तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं, मेहरबान आदमी है रीता। और मैंने उसे मुख्तसर अपनी और कर्नल की गुफ्तगू से आगाह किया। वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे देखती रही। उसे शायद इतनी आसानी से पत्थर में झोंक लगने की उम्मीद नहीं थी। मैं बड़ी देर तक रीता को तसल्लियाँ देता रहा, दोबारा अपना ख्याल रखने की तलकीन करता रहा, उसके बालों की लट से खेलता रहा, हंसते हंसाने की बातें करता रहा। वो बार बार अपना सर मेरी गोद में रख देती। फिर वक्त ज़्यादा हो गया तो मैंने रीता से दोबारा जल्दी आने का वादा करके इजाज़त चाही। वो मचल रही थी और मुझे रोकना चाहती थी और मैंने उसे अपनी मजबूरियों का एहसास दिलाया तो हसरत भरी नज़रों से देखने लगी और मैंने कर्नल को अपने जाने की रस्मी इतला कराई। फिर रीता को खुश रहने की ताकीद करता अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बाहर आ गया। ड्राइवर ने मुझे देखते ही मुस्तैदी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। मैं पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी छोड़ने से निकलकर वापसी के रास्तों पर फराटे भरने लगी। मेरे ज़हन में सुशील का ख्याल तड़पने लगा। उसे ठिकाने लगाने का एक खूबसूरत मौका हाथ से निकला जा रहा था। कर्नल के ड्राइवर को एतमाद में लेना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता। मैं अभी इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि मैंने अपने हाथ पर किसी दूसरे हाथ की गर्मी महसूस की। मेरे पूरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरे ज़हन में कीचू का तस्वर उभरा और मैंने नज़रें घुमाकर देखा। मुझे कीचू का हेला नज़र नहीं आया, लेकिन उसकी मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तुमने मामलात को समेटने की बजाय और फैला रखा है। इस तरह कब तक उलझे रहोगे? फिर मैं क्या करूं? मैं तलमला कर रह गया। मेरे पास चले आओ। कीचू की आवाज़ में लज्जत अमीद गुनगुनाहट शामिल हो गई। साधु देवराज के कहने पर अमल करो और इन अफसरान को फरामोश कर दूं जो अपने जाल में फांसने की खातिर मेरे दुश्मनों से मेरी ज़िंदगी का सौदा करते फिर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम सुशील के खून से अपना हाथ रंगना चाहते हो। मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगे धरती के सारे बखेड़ों को ठुकरा कर। मुझे मंजूर है, लेकिन तुम किसी बात की चिंता ना करो। कीचू तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर सकती है, परंतु याद रखना अपना वचन भूल मत जाना, वरना मुझे तुम्हारा हाथ थाम कर अपनी तरफ घसीटना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैंने कीचू की पुरअसरार शक्ति से मदद लेने की खातिर वादा कर लिया। अपनी आंखें मूंद लो। कीचू ने सरगोशी की। 2 घड़ी में तुम अपनी मंजिल पर होगे।
پھر کیچو کے ہاتھ کی تپش دور ہو گئی اور میں نے اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کر لیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیچو کے ہدایت کے مطابق میں نے 2 گھڑی گزرنے کے بعد آنکھیں کھولی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کرنل کی گاڑی سوشیل کے بنگلے کی پورچ میں کھڑی تھی۔ ڈرائیور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے کراٹے نشر کر رہا تھا۔ میں گاڑی سے اتر کر تاریکی میں رینگنے لگا۔ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی وہ عمارت برسٹر پرشاد کی ملکیت تھی، جو کسی زمانے میں جرائم کے مقدمے لڑنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، لیکن بیوی کی حادثاتی موت کے بعد وہ تنہا رہتا تھا۔ برسٹری کا پیشہ بھی اس نے ترک کر دیا۔ اتنی کثیر دولت کا مالک تھا کہ تمام عمر گھر بیٹھ کر عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ ریتا کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق سوشیل نے کسی پرانے حوالے سے اسی کے ہاں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ مجھے صرف ایک آدمی سے سروکار تھا، لیکن دوسرے کی جانب سے احتیاط بھی ضروری تھی۔ عمارت 1 منزلہ تھی۔ مجھے سوشیل کا کمرہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود سوشیل کی آواز نے میری مشکل آسان کر دی۔ اس کا کمرہ اندر سے روشن تھا۔ وہ فون پر کسی سے اونچی آواز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے چابی کے سراغ سے اندر جھانکا۔ اس کا کسرتی بدن نائٹ گاؤن میں بڑا دیدہ زیب لگ رہا تھا۔ آرام کرسی پر بیٹھا سامنے رکھی ہوئی میز پر پاؤں پھیلائے وہ دوسری طرف سے کی جانے والی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں ریسیور، دوسرے میں شراب کا گلاس تھا جو 1/4 باقی رہ گیا تھا۔ بوتل میز پر رکھی تھی۔ ڈرائی فروٹ کی ایک پلیٹ اور برف کا جگ بھی نظر آ رہا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے شراب کا ایک چھوٹا سا گھونٹ حلق کے نیچے اتارا اور پھر بڑے معنی خیز انداز میں بولا، تمہاری اسکیم بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی اوچھا ہاتھ ڈالنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ ہاں ہو بھی سکتا ہے، مگر ایک بار وہ چکنا ہو گیا تو مشکل سے ہمارے ہاتھ آئے گا۔ کنور جگدیپ نے مجھے اور بھی ٹپس دیے ہیں۔ حالات کے تحت وہ ہمارے لیے تمام آسانیاں مہیا کرنے پر آمادہ ہے، لیکن ہمارا آپریشن بہت سیکرٹ ہونا چاہیے۔ اس کا علم ہم تینوں کے سوا کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے، جگدیپ کو بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم عیش کرو، لیکن ہوش گنوانے کی حماقت مت کرنا۔ مجھے علم ہے آئی جی مہتا ایک تجربے کار اور کرانٹ آفیسر ہے۔ ایک وقت میں وہ ہر ایجنسی کے علاوہ مہاراجہ کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں ہمارے آ جانے کے بعد اس نے جان بوجھ کر اس حرامی کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہوگی۔ سوشیل کے چہرے پر خباستیں رقص کرنے لگیں اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس حرامی والا خطاب میرے لیے چنا تھا۔ وہ اپنے کسی ساتھی سے میرے خلاف کوئی خطرناک جال بچھانے کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک لمبا گھونٹ لینے کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھی، ہم آئی جی مہتا پر یہی ظاہر کریں گے کہ اس کی اجازت اور پلاننگ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہمارا ایکشن اتنا اچانک اور بھرپور ہوگا کہ آئی جی مہتا کے علاوہ راج کمار وینش بھی ہکا بکا رہ جائیں گے۔ گڈ، اور میں تمہاری بات سے متفق ہوں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں بھی غور کرنے کے بعد ہی کوئی قدم بڑھانا ہوگا۔ او نو، ایسی کوئی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ جگدیپ ہمارے آگے پیچھے کیوں ہے۔ وینش کی طرح وہ بھی راج گدی کا ایک حقدار ہے۔ ہاں، وینش کو راستے سے ہٹانے کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارے خلاف بھی کچھ مواد جمع کر رہا ہوتا کہ بعد میں ہمیں بھی بلیک میل کر سکے۔ میں تمہیں اس کے سائے سے بھی محتاط رہنے کا مشورہ دوں گا۔ سراج کو بھی سمجھانا، خوبصورت اور حسین چھوکریاں اس کی کمزوری ہیں۔ میرے خون کی گردش ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرا شکار میری نظروں کے سامنے بیٹھا مجھے شکار کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ کیسا دلچسپ مذاق تھا۔ موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی اور وہ زندہ رہنے کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک تیر سے کئی اہداف پر وار کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ رانی پارو نے مجھے جو اطلاع دی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ سوشل کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے جگدیپ کے ساتھ کوئی لمبے سودے بازی کی ہے۔ میں نے ایک بار نظریں گھما کر دیکھا۔ کمرے کے درمیان راہداری بالکل سنسان تھی۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ وہاں پر کوئی گارڈ وغیرہ بھی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ کیچو نے میرا راستہ صاف کر رکھا ہو۔ کرچے والے پنڈت نے کئی بار اشاروں کے نام میں مجھے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ کیچو دھرتی اور آکاش کے درمیان سب سے مہان شکتی کی مالک ہے۔ اس کے ایک نہیں کئی روپ ہیں، کئی نام ہیں۔ وہ روپ اور رنگ بدلنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ سادھو دیوراج بھی یہی کہتا تھا کہ کیچو کو پانے کے لیے اس کے ایک درشن کے کارن نہ جانے کتنے پنڈت اور پجاری
दूर दराज के घने जंगलों और पहाड़ों में या तो निराश होकर सूरजबाश हो गए या अभी तक अपने ज्ञान ध्यान में जुटे होंगे। और एक मैं हूं कि कीचू बार बार मेरे दर्शन को आ जाती है, लेकिन मैं उसकी तरफ से नजरें फिराए धरती के हंगामे में उलझा हुआ हूं। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं उस हकीकत से भी इनहराफ नहीं कर सकता था कि कीचू ने कई बार एक हियोले की सूरत में नमूदार होकर मेरी जान बचाई थी। उसने मुझे खाने के लिए कोई ऐसी चीज़ दी थी कि दुनिया का कोई भी जहर मेरे ऊपर असर नहीं कर सकता था। इस वक्त भी जब छावनी से वापसी पर मेरे दिल में सोशल का ध्यान आया तो कीचू मदद करने आ गई। वो कौन थी, क्या थी, कहाँ से आती और कहाँ चली जाती थी, मेरी ज़ात में उसकी दिलचस्पी का क्या मकसद था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। और उसकी पुरअसरार शख्सियत के हवाले से चंद बातें ज़रूर मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता थीं। एक ये कि कीचू की नाम की वजह से मेरी बहन ने खुद को छत से लटका कर जान दी थी। मेरे बाप ने अपने दमाद को गोली मारकर खुद भी खुदकशी कर ली थी। मेरे घर वालों में से एक मेरे सिवा कोई और नहीं बचा। एक भाई था और वह अपना ज़हनी तवाज़ुन खोकर न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता फिर रहा था। मैं भी हालात का शिकार होकर दर बदर भटकता रहा। मेरे अपने बेगाने हो गए। बेगानों ने मेरी सिमत दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो तकदीर आड़े आ गई। हालात की गर्दिश मुझे खजां की ज़िद में आए हुए किसी हकीर तिनके की मानद उड़ाती रही। फिर मुझे डाली और गुड्डे का साथ नसीब हुआ। डाली मुझे रियासत तराजेपुर ले आई और मैंने कई रूप बदले, कई नाम बदले और अब एक मुलाजिम के सीए से प्रकाश भवन में ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके अलावा कीचू ने कई मौका पर मेरी मदद की थी। जिस वक़्त मैं दरियाए हगली की मौजों में डूबने जाना चाहता था, उस वक़्त भी उसने मौत के दहाने से ज़िंदगी की सिमत वापस खींच लिया। प्रकाश भवन में मुझे इज्जत दी गई। शायद इसमें भी कीचू के इशारों को दखल हो। बहरहाल मैं उसके बारे में तफसील से कुछ भी नहीं जानता था, कभी जानने की फुर्सत भी नहीं मिली। लेकिन इस वक्त कीचू ने जिस अंदाज में मुझे सोशील की खुफिया रिहाइशगाह तक पहुंचाया था, वो मेरे लिए बेहद हैरत अंगेज था। मैंने अतराफ का जायजा लेने के बाद दोबारा की होल से अंदर झांका। रसीवल अभी तक सोशील के एक हाथ में था, दूसरे से वो अपने लिए एक नया जाम तैयार कर रहा था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। विनिश की आंख खुल गई होगी तो उसके हरकारे मुझे भून में चारों तरफ तलाश कर रहे होंगे। डाली जब उन्हें बताएगी कि गुड्डे की तबीयत ठीक है तो शारदा मेरे झूठ को कई दावियों से देखने की कोशिश करेगी। बाहर कर्नल हार्डनिंग का ड्राइवर भी किसी वक्त होश में आ सकता था। मुझे जो कुछ करना था इसमें देर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन रिसीवर के सोशल के हाथ में मौजूदगी मुझे रोक रही थी और शायद उसने सिलसिला मुंतकिल नहीं किया था। मुझे देखकर वो अपने साथी को मेरे नाम से बाखबर कर देता तो मेरे रास्ते और ज़्यादा मखदूश हो जाते। मेरे अंदर कशमकश होने लगी। तनाव की कैफियत में बतदरीज इजाफा होने लगा और मैंने दस्ती घड़ी पर नज़र डाली। रात का एक सवा एक बज रहा था। दूसरा पैग तैयार करने के बाद सोशल ने एक लंबा घूंट हलक के अंदर उंडेला। फिर रिसीवर कान से लगाकर बोला, क्या तुम अपना ज़रूरी काम कर चुके? उसके होंठों पर बड़ी गलीज मुस्कुराहट खेल रही थी। ठीक है, अब मैं भी कुछ देर आराम करूंगा। ओके, कल मिलेंगे, बाय। सोशल ने रिसीवर केडर पर रखा तो पिस्तौल के दस्ते पर मेरी उंगलियों और हाथ का दबाव बढ़ गया। मैंने सोचा कि अगर दरवाजे से अंदर से बंद हुआ तो मुझे कोई ऐसा मौसर तरीका अख्तियार करना होगा कि मेरे शिकार को संभलने का मौका न मिल सके। मीर जमशेद आलम, मेरे कानों में कीचू की आवाज़ सरसराती हुई उभरी। दरवाज़ा बंद नहीं है। तुम्हारे कारण मैंने ढेर सारी आसानियां पैदा कर दी हैं। किस्मत के धनी हो मोहनदास कि कीचू तुम्हारे लिए बेअक्ल है और तुम दूर दूर भाग रहे हो। लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं बीतेगा कि तुम मेरे रूबरू होगे और मुझे जो वचन दिया है उसे भूल मत जाना। मैंने कीचू की बात का जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे के खुले होने की नवीद सुनाकर मुझे निहाल कर दिया था। सोशल ने फ़ोन बंद करने के बाद आराम कुर्सी पर नीम दराज किसी सोच में गर्क था जब मैं तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। गिलास उसके हाथ से छूट गया। शराब उसके हल्क में उतरने की बजाय फर्श पर बिछे कीमती कालीन में जज़ब हो गई। वो किसी जख्मी दरिंदे की मानद उछल कर खड़ा हो गया, लेकिन बंदा समझदार था। मेरे हाथ में बेआवाज़ पिस्तौल देखकर उसने कोई हमाकत नहीं की। दोनों हाथ फिदा में बुलंद कर लिए। कीना तोड़ नज़रें मेरे चेहरे का तवाफ़ करने लगीं। नमस्कार सुशील जी। और मैंने उल्टे हाथ से दरवाज़ा बंद करते हुए उसे मुखातब किया। तुम? उसके तेवर खतरनाक होने लगे। सेवक को मोहनदास कहते हैं, मैंने उसे याद दिलाया। प्रकाश भवन में हमारी एक मुलाकात पहले भी हो चुकी है। यहाँ किस लिए आए हो?
मैंने सोचा कि आप बड़ी दूर से मेरी खातिर चल कर आए हैं, आपको प्रणाम कर लूं, और मैंने ज़हर खान से जवाब दिया, क्या मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? ये बात मेरे रिकॉर्ड पर है कि तुम हाथों को क्यों कष्ट दे रहे हो महाराज? मैंने उसे बात नहीं पूरी करने दी। हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। तुमने शेर की कचार में घुसने की हमाकत करके अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया। मैंने हाथ नीचे करके मुझे डराने की कोशिश की, और मेरे खुफिया आदमी अब तक तुम्हें तामीर कर चुके होंगे। किस जुर्म में? और मैंने मासूमियत से पूछा। तुम्हारे जुर्म की फहरिस्त बहुत तवील है मोहनदास, लेकिन अभी हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं। सोशल ने कलाबाजी खाई और मुझे बहलाने की खातिर असूल पट्टी का लिबादा ओढ़ कर सुलझे हुए लहजे में मुखातब किया। मेरा मशवरा है कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस लौट जाओ। मैं अपने आदमियों से कह दूंगा कि मैंने तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया था, और राजकुमार जगदीप से वो क्या कहेंगे? क्या मतलब? वो चौंका। मैंने बिला वजह रात काली नहीं की है मिस्टर सुशील, मेरे अंदर का जहर उबलने में, और मैं जानता हूं कि तुमने जगदीप से मेरे सर का मोल लिया है, लेकिन तुम ये क्यों भूल गए कि हर शख्स के अपने भी कुछ दराए होते हैं। तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ बहकाने की कोशिश की है। अभी कुछ देर पहले फ़ोन पर शायद मिस्टर केवल से किसी हरामी की बात कर रहे थे। क्या तुम मुझे इस हरामी का शुभ नाम बताने की जहमत गवारा करोगे? मैंने उसे बेरहम नज़रों से घूरा। तुम्हारी याददाश्त अगर कमज़ोर हो तो मैं तुम्हें उसका नाम बता दूँ। उसकी आंखों में मौत के साए उभर कर गुडमुड होने लगे। एक लम्हे पहले वो मेरे सिलसिले में बड़ी लफाजी का मुजाहरा कर रहा था, अब मौत का तस्वर उसकी आंखों से झांक रहा था। उसका नाम मोहनदास है, मैंने सर्द आवाज़ में कहा। कुछ लोग अपने ऐरानी नसाद प्रोफेसर ज़ाहदी के नाम से भी मुझे जानते हैं। एक आबरू बाख्ता औरत उसे शेरू के नाम से पुकारती है। उसके और भी बहुत सारे नाम रखे गए हैं। तुमने हरामी का नाम देकर अपनी भड़ास निकाल ली, लेकिन मेरी बात पूरी तरह सुन लो मोहनदास। उसे खतरा था कि मैं कहीं गोली दागने में जल्दबाजी का मुजाहरा न कर बैठूं। उसका लहजा बुझते हुए दिए की लौ की तरह कप कपाने लगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं कैसे विश्वास कर लूं? तुम अपने इत्मीनान की खातिर जो शर्त भी रखो मुझे मंजूर है। उसने ज़िंदगी की आस में बड़ी फराख दिलाना पेशकश की। रियासत में आने के बाद तुम्हें मेरे खिलाफ कोई फाइल भी दी गई है। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। हाँ, और मैं वो फाइल तुम्हारे सामने जलाने को तैयार हूँ। गुड, मैं हकारत से मुस्कुराया। फाइल तो तुम्हारे पिता भी जलाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपनी इस खोपड़ी का क्या करोगे जिसमें तुम्हारा खरीदार राजकुमार जगदीप ने मेरे खिलाफ जहर भर दिया है? सोशल जवाब में थूक निगल कर रह गया। उसकी नज़रें बार बार अपने बिस्तर की जनब लपक रही थी, और जहां शायद तकिए के नीचे उसका रिवाल्वर मौजूद होगा। उसका और बिस्तर का फासला 4 फुट से ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस फासले को अबूर करने की खातिर उसे मौत की आंखों में धूल झोंकना भी ज़रूरी था। मगर मैं पूरी तरह चौकस था। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देना पसंद करोगे? क्या उसकी मुर्दा नज़रों में फिर एक उम्मीद की किरण टमटमाई? तुमने जगदीप के साथ जो सौदेबाजी की है उसमें क्या सराज और केवल भी शरीक हैं? नहीं, उन्हें मेरी और राजकुमार जगदीप की खुफिया बातों का कोई इल्म नहीं। तुमने सच बोलकर अच्छा किया, अपने दो साथियों को मौत के मुंह से बचा लिया। मोहनदास, तुम मेरी एक बात मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, और मैंने यक्के बाद देगरे 2 गोलियां दागी। मेरा निशाना पक्का था। एक गोली इसके सीने पर लगी, दूसरी ने पेशानी को छीला तो खून भल भल उबलने लगा। वो किसी कटे हुए तनावर शहीतर की मानद ऊंधे मुंह फर्श पर ढेर हो गया, और मैं तेज़ी से पलटा। रास्ते में भी किसी ने मज़ाहमत नहीं की। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बाहर निकल आया। कर्नल हार्डिंग की फ्लैग वाली कार में बैठ गया। ड्राइवर बदस्तूर खराटे ले रहा था, मगर मेरे बैठते ही वह बेयक लख्त बेदार हो गया। गाड़ी सुरुख ईंटों से बनी इमारत से बाहर निकलने लगी तो मैंने एक मसला गार्ड को फर्श पर पड़े देखा। ड्राइवर खुले फाटक से गाड़ी निकालता हुआ बाहर आ गया। एक लम्हे बाद गाड़ी प्रकाश बूंद की तरफ फराटे भर रही थी। मैं ड्राइवर के बारे में सोचने लगा। वो मेरे खिलाफ एक अहम गवाह साबित हो सकता था। मैंने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। एक खून और सही, लेकिन कीचों की आवाज़ ने मुझे बर वक्त रोक दिया। मूर्ख मत बनो, ड्राइवर का जहन इस समय मेरे कब्जे में है। तुम कौन हो और क्यों मेरी मदद कर रही हो? मैंने एक बार फिर कीचू को खरीदने की कोशिश की। एक तरफ तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी तरफ दोस्ती का दम भर रही हो। मैं तुम्हें क्या समझूं? समय का इंतज़ार करो, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और मैंने उसे दोबारा आवाज़ दी। दूसरे जन्म से कोई जवाब नहीं मौसूल हुआ। शायद वह जा चुकी थी, या उसने मेरी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। गाड़ी बूंद के पिछवाड़े रुकी तो मैंने फिर चोर रास्ता अख्तियार किया। दीवारों, दरख्तों और पाखों की आड़ लेता उस कमरे तक किसी न किसी तरह पहुंच गया जहां विनश महू ख्वाब था।
शारदा उसके सरहाने रखी आरामदाह कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई थी। मैं खामोशी से मुल्हिका कमरे में आकर बिस्तर पर ढेर हो गया। गुनूदगी बड़ी सूरत से मेरे ज़हन पर मसलत हो रही थी। मैंने आंखें मूंद लीं। दूसरी सुबह शायद मैं देर तक सोता रहता। शारदा ने मुझे झंझोड़ कर जगाया तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिन खासा चढ़ चुका है और शारदा, उसकी आंखों से रात का खुमार जाग रहा था। परेशानी और उलझन के तासरात भी नुमाए थे। शायद वो भी अपनी मर्जी से बेदार नहीं हुई थी। क्या बात है शारदा? मैंने यूं ही परसबील तज़किरा पूछ लिया और तुम परेशान नजर हो रही हो। गजब हो गया मोहन, वो बेचैनी से बोली। अभी अभी विनेश को किसी ने फ़ोन पर इतला दी है कि जो 3 आला अफसरान बड़ी हवेली के साने की तफ्तीश के लिए बुलाए गए थे, उनमें से एक रात को कत्ल कर दिया गया। कौन? और मैंने चौंकने की अदाकारी की। शायद सुशील नाम था उसका, शारदा ने कहा। और विनेश भी परेशान है, तुम्हें याद कर रहा था इसलिए मैंने जगा दिया। गुड्डे की तबीयत कैसी है? और रात तुम किस वक्त आए? मुझे खबर ही न हुई। तुम सो रही थी इसलिए मैंने ना जगाना मुनासिब नहीं समझा। गुड्डा पहले से बेहतर है। मैं शारदा की बात का जवाब देता विनेश के कमरे में दाखिल हुआ और कुमारी हिमा की मौत ने उसे पहले ही हलकान कर रखा था। सुशील के कत्ल की खबर ने सोने पर सुहागे का काम कर दिया। बड़ा मुस्तरिब और जल्लाया जल्लाया नजर आ रहा था। तुमने सुना मोहन? मुझे देखकर उसने वैश्य से कहा, किसी ने सुशील को रात गोली मार दी। वो बैरिस्टर प्रसाद के यहाँ ठहरा हुआ होगा। फाटक पर गार्ड भी था, लेकिन कातिल अपना काम कर गया। अब परेशानियां बढ़ जाएंगी और वह फिर से गिरे मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करेंगे। मुलाजमों को हिरासतों में लेकर उन पर कौड़े बरसाए जाएंगे। किसी न किसी पर तो खून का इल्ज़ाम थोपा जाएगा। दुश्मनों को फिर जुबान चलाने का और जहर उगलने का मौका मिल जाएगा। आपको कत्ल की इत्तला कहाँ से मिली? इंस्पेक्टर खन्ना मेरे एतमाद का आदमी है। वो बता रहा था कि इस वक्त सुशील के बाकी दोनों साथी आईजी मेहता और दूसरे बड़े अफसरों के साथ सर जोड़े बैठे हैं। उन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार है। रियासत से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस का पहरा और सख्त कर दिया गया है। खोजी कुत्ते भी छुड़वाए गए हैं। शक किस पर किया जा रहा है? शारदा ने बुझी हुई आवाज़ में सवाल किया। कुछ नहीं मालूम। विनेश ने शाने उचकाए और उसका नज़ला किसी पर भी गिर सकता है। उसी वक्त रानी पारो कमरे में दाखिल हुई। उसकी निगाहों से अस्तराब छलक रहा था। मुझे देखकर उसने कदर इत्मीनान का सांस लिया। सुशील के कत्ल होने की इत्तला उसके कानों तक भी पहुंच गई थी। मुझे खुशी हुई कि मैंने पारो से सुशील का पता नहीं हासिल किया था। किया होता तो वो भी मुझ पर शक करने में हक बजानब होती। शारदा और पारो दोनों की निगाहें बार बार मेरी जानब उठ रही थी। दोनों के ज़हन में शायद एक ही खतरा सांप बनकर कुलबुला रहा था। फन गाड़े बैठा था। पुलिस की आला अफसरान आएंगे और मुझे फिर साथ ले जाएंगे। विनेश ने पहले भी मेरे सिलसिले में वावीला मचाया था। इस बार भी हज़ानी अंदाज में मेरी पुश्त पनाही की खातर कोई दकीका फ़रोग़ नहीं करेगा, लेकिन वो किसी न किसी हीले बहाने से मुझे अपनी हिरासत में लेने में कामयाब हो जाएंगे। विनेश पर राजकुमारी हिमा की जवान मौत ही किसी क़यामत से कम न थी कि सुशील की खबर सुनकर वो वहशत ज़दा हो गया। मैं अपनी जगह मुतमिन था और इस बार विनेश की कोशिशें ही नहीं, ऑफिसर इन कमांड कर्नल हार्डिंग भी गवाही देगा कि उसने गुज़श्ता रात मुझे अपनी गाड़ी में छावनी बुलवाया था। रीता उसकी इकलौती लड़की थी जिससे वो मेरे हवाले करने का फ़ैसला कर चुका था। इस बात को किस तरह गवारा कर सकता था कि उसकी हुकूमत में कोई दूसरी एजेंसी मेरी इज्जत की धज्जियाँ बखेर दे। मैंने कर्नल की दावत पर यह बात उसके गोश गुजार कर दी थी कि रियासत के हालात साजगार नहीं हैं। मेरा भून से निकलना नामुनासिब होगा। खुद कर्नल ने ज़मानत दी थी कि कोई मेरा बाल बीका नहीं कर सकेगा। शारदा गवाही देगी कि मैंने गुज़श्ता रात भून में विनेश के मुल्हिक कमरे में रात गुजारी है। दरमियान का कुछ वक्फा उसके इल्म में नहीं था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने गुड्डे की तबीयत की नासादी का बहाना करके सुशील को कत्ल करने की खातिर भून से बाहर जाने का बहाना तराशा होगा। कीचू ने भी मुझे इत्मीनान दिलाया था कि उसने मेरे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। साधु देवराज जैसा बुलंदो कामत शख्स भी यही कहता था कि कीचू की ताकत लाजवाल है। मैं धरती के चक्रों में उलझ कर अपना सरमे बर्बाद कर रहा हूँ और विनेश बड़ी देर तक सुशील के कत्ल के मकानात और मुजरमों के सिलसिले में जहनी वर्जिश करता रहा और वह सब मेरी खातिर परेशान थे। मुझे अपनी किस्मत पर अश्क आने लगा। मोहन पारो अपने आप पर काबू न पा सकी तो विनेश की मौजूदगी में ही पूछ लिया, रात तुम कहाँ थे? ये रात यहीं था। मेरी बजाय शारदा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। अभी कुछ देर पहले मैंने विनेश के कहने पर उसे बेदार किया है।
मेरा ख्याल है कि शायद वो तुम्हें टटोलने की खातिर भून का रुख करेंगे। विनिश ने हाथ मसलते हुए कहा, और तुम मेरे आस पास ही रहना, बगैर बुलाए उनके सामने मत जाना और बिला वजह उनसे उलझने की हमाकत से भी गुरेज करना। आपको आराम की जरूरत है विनिश बाबू, मैंने ठोस लहजे में कहा। मेरी खातर परेशान ना हो, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? उसका असरा बढ़ गया। इस बार वो तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते। मैं महाराजा से बराह रास्त बात करूंगा, उनको खुलकर बावर करा दूंगा कि इस बार अगर पुलिस के अफसरान ने तुम्हें ले जाने की जिद की तो बात बढ़ सकती है। मैंने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बार बार खून का घूंट पीकर खामोश नहीं रहा जा सकता। उन्हें मेरी हैसियत और मर्तबे का ख्याल करना पड़ेगा, वरना नताज खराब भी हो सकते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे विनिश बाबू, मैंने संजीदगी से कहा। मैं विनती करता हूं कि इस बार आप मुझे बोलने का मौका दें। बिला वजह कम दर्जे की शख्स की खातर आप अपनी पोजीशन। चुप हो जाओ मोहन, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। उसके गुस्से में बेपनाह अपनाई थी। विनिश ठीक कह रहे हैं, शारदा ने मुझे घूरा, तुम्हें दरमियान में नहीं आना चाहिए। 2 घंटे और गुजर गए और विनिश के अंदाजे गलत साबित नहीं हुए। उसके खास मुलाजिम ने इतला दी कि आईजी मेहता बाहर से आने वाले अफसरान के साथ मुलाकाती कमरे में मौजूद है। विनिश होंठ चबाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने लिबास तब्दील करने की जहमत भी गवारा नहीं की। मैंने उसका ताक़ब में कदम उठाए तो शारदा ने पारो की मौजूदगी में मेरा हाथ थाम लिया। विनिश ने कहा था कि जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तुम उनके सामने नहीं जाओगे। शारदा का ख्याल ठीक है, पारो ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें शांत रहना होगा, विनिश हालात को संभाल लेंगे। तुम सामने जाओगे तो आने वाले भड़क भी सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस समय मुझे ना रोकें। मैंने शारदा और पारो को बारी बारी देखकर गुजारिश की, मुझे विनिश बाबू से दूर ना रखें, इस वक्त उन्हें मेरी ज़रूरत है। कुमारी हिमा का जख्म अभी ताज़ा है, आने वाले बेरहम और जालिम लोग हैं, वो मेरी वजह से उनके दिल के घाव पर नश्तर बरदाने से बाज नहीं आएंगे। पारो और शारदा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे ऊपर वहशत तारी हो रही थी। उनके मना करने के बावजूद मैं कदम बढ़ाता मुलाकाती कमरे में दाखिल हो गया। आईजी मेहता की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह अपनी जगह कसमसा कर रह गया। सिराज और मिस्टर केवल की आंखों में खून उतरने लगा। उनका एक साथी मारा गया था, वो मुझ पर कातिल होने का शुबा कर रहे थे। मुझे अपनी नज़रों के सामने किस तरह बर्दाश्त कर सकते थे। मैंने बारी बारी सबको देखा, फिर विनिश के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। विनिश मेरी मौजूदगी से सटपटा गया। उसे मेरी सरकशी पसंद नहीं आई। कबल इसके कि वह सब की मौजूदगी में मुझे अंदर जाने का हुक्म देता, आईजी मेहता बोल पड़ा। मोहनदास, हम तुमसे पूछने आए हैं कि बज़ार उसके लहजे में बुग़्ज़ व अनाद नहीं था, लेकिन देखने का अंदाज बता रहा था कि वह मुझसे क्या कहना चाह रहा है। देखा मोहनदास, तुमने मेरा मशवरा ना मानने का नतीजा, मैंने इसी कारण तुम्हें राजेपुर की रियासत से दूर चले जाने का मशवरा दिया था। तुमने मेरी बात नहीं मानी, बुरा किया। अब नाफरमानी की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने खुद को हालात से नबर्द आदमा होने पर आमादा कर लिया। आप जो चाहें पूछ सकते हैं। तुम कल रात कहाँ थे? आईजी मेहता की बजाय सिराज ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। आपका क्या ख्याल है? मैं सिराज की नज़र में नज़रें डालकर सपाट लहजे में बोला, मुझे कल रात कहाँ होना चाहिए था। मिस्टर मोहन, केवल के तेवर खतरनाक होने लगे। जो कुछ पूछा जा रहा है उसका सीधा साधा जवाब दो। हम राजकुमार विनय चंद्र के भून में बैठे हैं, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं कि तुम हमारी हैसियत को नज़रअंदाज करने की कोशिश करो। ज़रूरी तफ्तीश और कानून के तकाज़े पूरे करने की खातिर हम तुमको हेड क्वार्टर भी तलब कर सकते हैं। मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। विनिश ने आईजी मेहता से बराह रास्त मुखातब होना मुनासिब समझा। इससे बेशतर भी मेरे खास आदमियों को बिला वजह परेशान किया जा चुका है। मोहन के बारे में मैं ये बात भी पहले भी बता चुका हूँ कि यह मेरा मुलाजिम नहीं, मेरा दस्ते रासत है। मैं उसे एक दोस्त, एक वफादार रिश्तेदार का दर्जा देता हूँ। आप हजरात जो भी दरियाफ़त करना हो वो मेरी मौजूदगी में भी पूछा जा सकता है। बार बार तशद्दुद से काम लिया गया तो मैं भी बहुत ऊपर तक जा सकता हूँ। हमें आपकी हैसियत और असर सोख का अंदाज़ा है राजकुमार विनिश। हम ये भी बखूबी जानते हैं कि आप सुलझी तबीयत के एक असूल पसंद आदमी हैं। आईजी मेहता ने बिगड़ी हुई पोजीशन को संभालने की कोशिश की। हमें इस बात का एहसास भी है कि हम आपको गलत मौका पर जहमत देने आ गए, लेकिन हमें कुछ अहम नौइयत की कानूनी पेचीदगियाँ दरपेश हैं। कल रात पुलिस के बाहर से आए हुए एक जिम्मेदार अफसर मिस्टर सोशियल को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और आप हस्बे मामूल फिर मोहनदास ही को खरीदने आ गए। विनिश ने जल्लाहट का मुजाहरा किया कि पुलिस रियासत राजेपुर में होने वाले तमाम कत्लों का जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स को समझ रही है
कोई दूसरा मशकूक आदमी आपको नज़र नहीं आता? जहाँ तिजोरियों के मुंह खुले हों वहाँ गंदी नाली के कीड़ों को भी मुअज़्ज़ज़ और साबियत समझा जाता है। मैं बेकाबू हो गया। ऐसे पोतर और महापुरुषों को कोई बहुतान नहीं लगाया जाता, झुक झुक कर प्रणाम किया जाता है। देवता जानकर उनकी आरती उतारी जाती है। हर तरफ जय जयकार होती है। कोई उन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता। पेड़ की आग बुझाने के कारण भूजन का ईंधन दरकार होता है। माया के पुजारी ऐसे पोत्र स्थान पर दंडोत करते हैं। अपने पेट पर कौन लात मारता है? मैं सब जानते हैं कि धन इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरी ज़बान में होने वाली खुजली शिद्दत इख्तियार करने लगी। विनिश मुझे हैरत से घूरने लगा। आईजी मेहता समझदार शख्स था और मुझे बार बार इशारों में खामोश होने की तलकीन करता रहा। सिराज और मिस्टर केवल अंगारों पर लौट रहे थे और उनका बस चलता तो शायद मेरी जुबान गद्दी से खींचकर अपने जूतों तले मसल देते। लोहे को लोहा काटता है और वह भी राजकुमार विनिश की वजह से खून के घूंट पी रहे थे और मेरे अंदर का आतिशफशां अपना लावा उबलता रहा। पहले भी कई बार मुझे कांटों में घसीटा गया, लहू लहान किया गया, तशद्दुद के जरिए मेरी चमड़ी पर कौड़े बरसाए गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? कातिल कहाँ छुप गया? उसे तलाश करके फांसी पर लटकाने की बजाय फाइलें बंद क्यों हो गईं? हर बार तान मेरे ही ऊपर आकर क्यों टूटती है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं रहा? अगर कानून की नज़रों में सिर्फ मैं कातिल हूँ तो एक ही बार मुझे गोलियों से छलनी क्यों नहीं कर दिया जाता? बार बार अजीतों से दो चार करके आला कारकर्दगी के ढोंग क्यों रचाए जाते हैं? चोर सिपाही का ये खेल ख़त्म क्यों नहीं होता? किसकी खुशनुदी हासिल की जा रही है? कठपुतलियाँ नाच रही हैं। ये कोई नहीं जानता कि डोर का सिरा किसके हाथ में है। ऐसे ही हालात बागियों को जन्म देते हैं। फिर पुलिस की नफरी में इजाफा कर दिया जाता है। नई जेलें और हवालात तामीर किए जाते हैं। ये सारे ड्रामे कब तक जारी रहेंगे? इनका अंत कब होगा भी या नहीं? राजकुमार विनय चंद्र सिराज ने तलमलाकर उठते हुए कहा, मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा। मेरी तरफ कौन ख्वार नज़रों से घूर कर बोला, मिस्टर मोहनदास की गुफ्तगू बताती है कि ये रियासत राजेपुर के बहुत सारे पीचो खम से वाकफियत रखते हैं। हमें एक ऐसे ही बाखबर आदमी की ज़रूरत है जो हमारी रहनुमाई कर सके। इसके लहजे में कीना छलक रहा था, जुमलों में जहर की अमेज़श थी, अंदर शायद इंतकाम की आग सुलग रही हो। निपे तले लहजे में बोला, हो सकता है कि मैं आपकी इजाज़त से उन्हें अपने हेड क्वार्टर बुलाना पड़े। सिराज के अलावा मिस्टर केवल के तेवर भी अच्छे नहीं थे और मेरी बातों ने हिला कर रख दिया। आईजी मेहता कई बार कसमस आया। विनिश की कैफियत सबसे मुख्तलिफ थी। उनके आने से बेशतर उसने मुझे ज़ुबान काबू में रखने को कहा था, मगर अब वो मुझे तारीफ़ी नज़रों से देख रहा था। शायद मैं उस वक़्त उसका तर्जमान बन गया था। बड़े अरसे से जो बातें कहने को उसकी ज़ुबान तरस रही थी वो आज मैं कह गया था। नहीं मिस्टर सिराज, मैंने सिराज को घूरते हुए कहा, अब मैं आपके हेड क्वार्टर नहीं आऊँगा। आपको मेरे तावन की ज़रूरत हो तो आपको खुद जहमत उठाना पड़ेगी। कुआं प्यासे के पास कभी नहीं जाता। जिसको प्यास लगी हो, हलक में कांटे चुभ रहे हों, उसे खुद चलकर कुएं के पास जाना पड़ता है। मोहनदास, मिस्टर केवल की कुव्वते बर्दाश्त भी जवाब दे गई, हमें हमारी ताकत का एहसास दिलाने की गलती मत करो। हमारे दायरा अख्तियार तुम्हारी सोच से ज़्यादा वसी है। हम ज़िला कमिश्नर से भी रजू कर सकते हैं, उसके बाद सब ये मजबूर हो जाएंगे। उसका आखिरी जुमला विनिश चंद्र के लिए था और विनिश का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कुछ तलख बात कहने का इरादा किया, लेकिन मैंने मोहलत नहीं दी। धीरज रखिए मिस्टर केवल, मैंने लोहे को गर्म देखकर एक और कारी ज़रब लगाई। इतनी जल्दी निराश होने की भी क्या ज़रूरत है? अभी तो आप आए हैं, इत्मीनान से पधारिए, कुछ जल पानी ठंडा गर्म पीजिए और उसके बाद खुलकर भी बातें हो जाएंगी। आईजी मेहता सूरत हाल की कशीदगी देखकर सटपटाने लगा। राजकुमार विनय चंद्र, सिराज ने बराह रास्त विनिश से कहा, आप इस बात के गवाह हैं कि आपके खास आदमी ने किस तरह हमारा स्वागत किया है। हमारा एक आदमी मारा गया है। हम तफ्तीश की गरज से आपका तावन हासिल करने आए थे। लेकिन वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर मेरी तरफ घूरने लगा। उसके अंदर मेरी बातों से जो आग भड़क उठी थी, उसकी टीसे में दूर से महसूस कर रहा था। हाँ, मैं गवाह हूँ, विनिश ने ठोस लहजे में जवाब दिया, और मैं इस सच्चाई की गवाही दुनिया की किसी भी अदालत में बड़े से बड़े जज के रूप देने को तैयार हूँ कि जब भी कोई वारदात रियासत में हुई तो सबसे पहले मोहनदास, मेरे दस्ते रास्त, मेरे एतमाद के खास आदमी को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की गई। कोई सबूत ना मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया, लेकिन बार बार उसी एक शख्स को हवालात बुलाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आखिर क्यों? किन वजूहात के बाद सिर्फ मेरे ही एक आदमी को निशाना बनाया जाता है?
मैं अदालत में भी यह सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आखिर वो कौन से अवामल हैं जो पुलिस अफसरान को हर बार एक आजमाए हुए फर्द वाहद को बार बार टांग पकड़ कर घसीटने पर मजबूर कर देते हैं। और आज मेरी बहन की चिता की आग भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई और पुलिस फिर मेरे जख्मों पर नश्ता चलाने आ गई। मुझे ज़िला कमिश्नर के वसी इख्तियार से मरूब करने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर मेहता, विनेश ने बड़े सर्द और सख्त लहजे में आईजी को मुखातब किया। आप भी इस बात के गवाह हैं कि मुझे मेरी ही छत के नीचे मिस्टर केवल ने ज़िला कमिश्नर की धौंस देने की हमाकत की है। मैं अब किसी से मरूब नहीं होऊंगा। आपको अगर सिर्फ एक मेरे ही खास आदमी की ज़रूरत है तो जाइए, पुलिस और छावनी की सारी नफरी को साथ लाइए, फौज जमा करके प्रकाश बूंद को घेर लीजिए, तोप गोले और बंदूक के दहाने खोल दीजिए। लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में और मेरी मौजूदगी में धरती के बड़ी से बड़ी ताकत भी मोहनदास को मेरी मर्जी के बगैर भून से बाहर नहीं ले जा सकेगी और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। विनय चंद्र के मुंह से जाग उड़ने लगी और मैंने पहली बार उसे आपे से बाहर होते देखा था। उसके हाथ पैर लर्ज रहे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। सिर्फ एक बात की कसर बाकी रह गई थी और वह अपने मुलाजमों को तलब करता और उन्हें हुक्म देता कि आए हुए मेहमानों को डंडा डोली करके भून के फाटक से बाहर फेंक दिया जाए। मुलाजमों के दिलों में भरा गुबार भी निकल जाता। राजकुमार विनय चंद्र जी, आईजी मेहता ने मौका महल देकर ठंडे लहजे में कहा, हमें अफसोस है कि हमने आपको गलत वक्त पर तकलीफ दी। हम आपके इख्तियार से बखूबी बाखबर हैं। हम एक साथ रियासत में रहे हैं और हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है। कुमारी हिमा जिस तरह आपकी बहन थी, हमारे लिए भी बहन और बेटी समान थी। लेकिन आप जानते हैं कि कानून के भी कुछ तगाजे होते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मेहता साहब, और मैंने बात बढ़ाने की बजाय समेटने का फैसला कर लिया। मुझे विनेश का ख्याल भी था, जो नींद की गोली खाकर सोया था, लेकिन सुबह होते ही मेरी वजह से फिर परेशान हो गया। मैंने उसे ज़्यादा उलझने का मौका नहीं दिया, सपाट लहजे में बात जारी रखी। कानून के तकादों को पूरा करना आपका फ़र्ज है और मैं आपके साथ तावन करने को तैयार हूँ। फिर मेरी नज़रें सिराज की सिमत घूम गईं, जो अपनी जगह चोट खाए हुए जख्मी दरिंदे की मनद पीछो ताप खा रहा था। केवल की कैफियत भी उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। विनेश की तुर्की में तुर्की जवाब ने उसे भी हौंड छिपाने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर सिराज, मैंने उसे तेज़ नज़रों से घूरा। आपका पहला सवाल कि रात में कहाँ था और आपकी इतला की खातर और मेहता जी की मौजूदगी में मैं आपको खुलकर जवाब देता हूँ। हाँ, रात में कुछ देर के लिए भून से बाहर गया था। विनेश और आजी मेहता दोनों मेरे जवाब पर चौंके और सिराज और केवल की निगाहें चमकने लगीं। तुम कितनी देर के लिए भून से बाहर रहे थे? केवल ने तेजी से सवाल किया। मैंने वक़्त का हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं समझी थी, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुझे 3-3.5 घंटे ज़रूर लगे होंगे। मोहन, विनेश ने मुझे आवाज़ दी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो समझ रहा था कि शायद मैं उसकी परेशानियां दूर करने की खातिर बिला वजह खुद को मुलव्वस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। और मैंने बदस्तूर सिराज और केवल को बारी बारी देखा। आईजी मेहता फिर सोफे पर कसमसाने लगा। गोया तुम 3-3.5 घंटों के लिए भून से बाहर गए थे। सिराज ने दोबारा सोफे पर बैठते हुए मुझसे दरियाफ्त किया। केवल भी सिराज की पैरवाई में उसके बराबर बराजमान हो गया। दोनों की खौनख्वार नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। जी हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरी ज़ुबान बयानी पर विश्वास ना हो तो मेरा बयान लिखते जाइए, मैं बाद में अंगूठा लगा दूंगा। क्या राजकुमार विनय चंद्र जी ने तुम्हें किसी काम से भेजा था? आईजी मेहता ने मुझे सहारा देने की कोशिश की। जी नहीं। क्या तुम किसी और के कहने पर भून से बाहर गए थे? जी नहीं। भून से तुम्हारे बाहर जाने का कोई ना कोई गवाह तो होगा। केवल ने पहलू बदला और मुझे घेरने की खातिर वो हर अरबा आजमा रहा था। जी हाँ, मैं बजाते खुद अपना गवाह हूँ, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। विनेश मुझे फटी फटी नज़रों से घूरता रहा। शायद वो समझ रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग चल गया है। जो मैं तलख व तुरश बातें करने के बाद भून से बाहर जाने का इकरार कर रहा हूँ और मैंने कुछ और सोच रखा था। क्या तुमको याद है कि तुम रात किस वक्त बाहर गए थे? सिराज ने जाल फेंका। जी हाँ, मैंने इकरार किया। इस वक्त रात के 11 बजे थे। वापसी कब हुई थी? 2 या 2:30 बजे, लेकिन उस वक्त मैंने घड़ी नहीं देखी थी। मैंने लापरवाही का मुजाहरा किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सुशील का कत्ल भी रात 1:30 और 2:30 के दरमियान हुआ था। केवल ने आईजी मेहता से कहा। पुलिस
पुलिस सर्जन से आपने भी बात की थी? हाँ हाँ, और आईजी ने निचला होंठ काटते हुए मध्यम आवाज में कहा। पुलिस सर्जन ने यही अंदाजा कायम किया है। मोहनदास केवल ने मुझे पूरी तरह फांसने की खातिर बहुत सोच समझ कर दरियाफ्त किया। तुमने अभी इकरार किया है कि तुम रात 11 बजे बूंद से बाहर गए थे। क्या उस वक्त बूंद के सदर दरवाजे पर पहरेदार मौजूद नहीं थे? सदर दरवाजे पर उस वक्त 2 पहरेदार जरूर मौजूद रहे होंगे, कभी कभी 4 भी होते हैं, मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया। और 2 या 4 पहरेदारों ने भी तुम्हें बाहर जाते नहीं देखा। केवल की पेशानी शिकनआलूद हो गई। क्या समझा जाए, तुम भेष बदल कर बाहर निकले थे? सिराज ने दूर की कौड़ी लाने की कोशिश की। जी नहीं, मैं इसी लिबास और हुलिये में था और इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ। क्या हम तुमसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? सिराज फिर हत्थे से उखड़ने लगा। ये आप जैसा तजर्बेकार और आला अफसर सोच सकता है, मैं नहीं, मैंने सादगी से जवाब दिया। मोहन, विनिश ने एक बार फिर मुझे टोका, तुम इस वक्त बहकी बातें कर रहे हो। मेरे ख्याल में इस वक्त तुम्हें आराम की शदीद ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई गलत बयान देने की कोशिश मत करना। अंदर जाकर आराम करो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है विनिश बाबू, मैं इस वक्त मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं जो बयान दे रहा हूँ खूब सोच समझ कर दे रहा हूँ। एक बार तो ये तमाम शकूक व शबहात दूर हो जाएं, तो फिर फुर्सत से आराम करने के बारे में भी गौर करूँगा। लेकिन शारदा तो बता रही थी कि तुम रात कहीं नहीं गए थे, विनिश ने उलझते हुए कहा। मैं उनसे गुड्डे को देखने का क्या कर गया था। बहुत खूब, सिराज ने फिर जल्दबाजी का मुजाहरा किया। केवल ने अपना चर्बी बैग से एक कागज़ कलम निकाल लिया। उसे शायद मेरा बयान लिखने की ज़रूरत का एहसास सताने लगा था। सिराज ने बात जारी रखी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक सोची समझी स्कीम के तहत कुमारी शारदा से भी झूठ बोलकर भून से बाहर गए थे? जी हाँ, यही सच है। अगर मैं बाहर जाने का इरादा जाहिर कर देता तो मुझे उसकी इजाज़त कभी ना मिलती। अब ये भी बता दो कि भून से चोरी छुपे झूठ बोलकर बाहर जाने का इरादा तुमने किसी खास मकसद के तहत किया था? सिराज ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए पूछा। केवल का कलम बड़ी सूरत के साथ कागज़ पर फराटे भरने लगा। वो इस खूबसूरत मौका को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। उसमें उनका कसूर भी नहीं था, और मैं भी उनकी जगह होता तो मेरी रगों में दौड़ने वाले खून की गर्दिश भी तेज हो जाती। 3 आला पुलिस अफसरों और राजगद्दी के हकदार राजकुमार विनय चंद्र की मौजूदगी में मेरा बयान उनके लिए बहुत कारआमद साबित होता। चूहेदान तैयार था। उनके अंदाजे के मुताबिक मैं अंदर दाखिल हो चुका था। बस एक खटका होना बाकी था, फिर मैं पूरी तरह उनके रहमो करम पर होता। सिराज का आखिरी सवाल सुनकर विनिश की वहशत बढ़ने लगी। मोहनदास, तुम शायद दीवाने हो गए हो। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि आप कुछ ना समझाइए विनिश बाबू, अब समझने और समझाने का समय बीत चुका है। पुलिस का एक आला ऑफिसर रात ऐन उसी वक्त मारा गया जब मैं किसी को बताए बिना चोरी छुपे भून के पहरेदारों की नज़रों में धूल झोंक कर बाहर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल भी उसी वक्त हुआ जब मैं सदर दरवाजे के बजाय पिछले दरवाजे से भून से निकला था। मैं जहर खान से बोला, 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। कानून को एक कातिल की तलाश है। मेरा बयान मेरी बाबत पुलिस की शकूक और शुबहात के हर खाने में फिट बैठता है। चलिए, छुट्टी हुई, खेल खत्म, पैसा हजम। अब कहीं की डुगडगी बजाने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। मसलतों ने मेरी ज़ुबान पर ताले डाल रखे थे, लेकिन आज मुझे फिर जी भरकर सच बोलने दीजिए। चुप रहा तो फिर मुझे घसीटा जाएगा, नंगी पीठ पर कौड़े बरसाए जाएंगे। नंग धड़ंग होकर पागलों की तरह बार बार उछलने से तो बेहतर है कि एक बार अपनी हसीयत का एतराफ़ कर लूँ। पुलिस की दर्द सरी भी ख़त्म हो जाएगी। उसी में तुम्हारी बेहतरी भी है। सिराज ने मुझे उकसाने की खातिर चढ़ ज़बानी की। अच्छा हुआ जो तुमने ये भी उगल दिया कि तुम भून के पिछले किसी रास्ते से पहरेदार की नज़रें बचाकर निकले थे। अब ये भी बता दो कि तुमने हमारे साथी सुशील को किस वजह से कत्ल किया? कत्ल का मुहर्रक क्या था? क्या तुम्हें यकीन था कि उस रास्ते से उसे हटाने के बाद तुम हमारे शिकंजे से बचकर निकल जाओगे, या सुशील के बाद तुम हमें भी? अब फिर बहक रहे हैं मिस्टर सिराज। अभी मेरा बयान मुकम्मल नहीं हुआ। आपने मुझसे मेरे बाहर जाने का मकसद दरियाफ्त किया था। मैंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और आप आखिरी नतीजे पर छलांग लगा रहे हैं। मैं इतनी कम हसीयत मैं भी नहीं हूँ कि आप मुझे अकबाल जुर्म किए बगैर ही फांसी पर लटका दें। सपने इतनी जल्दी पूरे नहीं होते, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है। जीत किसकी होगी, कौन हारेगा, इसका फैसला तो अदालत करेगी।
अब तुम हमारा वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। केवल ने बदले हुए तेवर से मुझे घूरा। तुम्हारे पास अब बचाव का कोई रास्ता नहीं। तुम जितना कुछ बयान दे चुके हो वही हमारे लिए बहुत काफ़ी होगा। चूहे और बिल्ली का खेल बढ़ता जा रहा था और मैंने सिराज और केवल को बारी बारी देखा। फिर करीब रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर कर्नल हार्डिंग के नंबर डायल करने लगा। सबकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और विनिश की अस्तराबी कैफियत काबिल दीद थी। मैं भी मजबूर था। कानून के निगहबानों ने मेरे साथ भी कई बार आंख मचोली खेली थी, बहुत दूर तक घसीटते रहे थे। इस बार मैंने भी दिल की भड़ास निकालने की खातिर उन्हें तरसा तरसा कर शिकस्त कबूल करने की ठान ली थी। मेरी खुशकिस्मती जो दूसरी जानब से कर्नल हार्डिंग ने ही कॉल रिसीव की। मैं मोहनदास बोल रहा हूँ कर्नल, और मैंने सबको सुनाने की खातिर ऊंची और ठोस आवाज़ में कहा, मैंने रात आपसे गुजारिश की थी कि एक अदना और हकीर मुलाजम को राजकुमार वीनस चंद्र का नुमाइंदा समझकर छौनी आने की दावत ना दीजिए। मैंने आपको विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि दुश्मन हर कीमत पर मेरे गले में फांसी का फंदा डालने के ख्वाहिशमंद हैं। कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देंगे, और वही हुआ जिसका खतरा था। मैं पूरी तरह घिरा जा चुका हूँ मेरे मोहतरम। बात ज़िला कमिश्नर तक बढ़ाने की धमकी दी जा रही है। जिंदा रहा तो इस इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया अदा करने की खातिर दोबारा आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होऊंगा जो गुज़श्ता रात आपने की थी। तुम क्या कह रहे हो मोहन? मैं कुछ समझ नहीं सका। कर्नल के लहजे में अज़तराब था। मैंने कर्नल को सिराज और केवल की आमद और सोशियल की मौत से मुख्तसर आगाह किया। फिर कहा, बाकी तफसील आपको मिस्टर सिराज बताएंगे, जो अपने साथी के कत्ल के इल्ज़ाम मेरे सर थोप कर मुझे हथकड़ी बेड़ी पहना कर ले जाना चाहते हैं। विनय शक्का बका रह गया। कर्नल हार्डिंग का नाम सुनकर आईजी मेहता भी सटपटा गया था। केवल और सिराज बगले झांकने लगे। बसात का रुख इतनी तेजी से पलटेगा, ये बात उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। मैंने रिसीवर सिराज की जानब बढ़ाया तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी हालत काबिल दी थी। वो बार बार हकलाने लगता। यस सर कहकर सोफे से उठ खड़ा हो जाता और अपनी कहानी सुनाते सुनाते उसने कई बार आई एम सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई अपोलोजाइज, योर एक्सीलेंसी, गलती हो गई जनाब, ओके के अल्फाज दोहराए गए। केवल भी पसीने में शराबूर हो रहा था और पहले वो बारी बारी खम ठोंक कर मुझे नीचे गिराना चाहते थे। अब मैं सीना ताने खड़ा था। कर्नल हार्डिंग खालिस अंग्रेज था, सल्तनत बरतानिया का आला तरीन नुमाइंदा। वो ज़्यादा बातें करने का आदी नहीं था, आंखों के इशारों से हुक्म देने का आदी था। बात अगर फ़ोन की बजाय रूबरू होती तो अजब नहीं था कि सिराज और मिस्टर केवल की पतलूने पेशाब से तरबतर हो जाती। बहरहाल सिराज ने रिसीवर क्रेडर पर रखा तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौत की आखिरी सरहदों तक पहुंचने के बाद वापस लौटा हो। केवल ने सुकून का सांस लिया। वो कर्नल की लताड़ से बच गया था और विनस का चेहरा खुशी से तमतमाने लगा। मिस्टर मोहन, सिराज ने जोर देने वाले अंदाज में मुझे मुखातब किया, आपने पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो हमें शर्मिंदगी ना होती। वो कुछ देर बाद माफ़ी तलाफ़ी करके रुखसत हो गए तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। आईजी मेहता विनिश से रुखसती मुसाफा करते वक्त बड़ा मुतमिन नज़र आ रहा था और मुझे अब उसकी तंबीह का कोई खदशा नहीं था। उसे भी अब किसी के सामने पेशमानी से सर झुकाने की छुट्टी मिल गई होगी और उसके लिए यही जान लेना ज़रूरत से ज़्यादा था कि मेरे मरासम सिर्फ राजकुमार विनिश से नहीं, हाकिम आला हज़ाक एक्सीलेंसी कर्नल हार्डिंग ऑफिसर इन कमांड से भी थे। पारो और शारदा बदस्तूर मुल्हिका कमरे में मौजूद थी और विनिश उन्होंने सूरत हाल से आगाह किया तो वो भी अपनी हंसी ज़ब्त ना कर सकी और मैं फिर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। शारदा ने शिकवा किया, और तुमने मुझे भी छौनी जाने की खबर से मतला करना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे डर था कि अगर आपको पता चला तो आप विनिश बाबू को जगा देंगी और फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सफ़ेद झूठ बोला। तुम छौनी गए किस तरह थे? विनिश ने कहा, और मैंने तुमसे कहा था कि बाहर के हालात। कर्नल ने अपनी ज़ाती फ्लैग कार भेजी थी। फ्लैग कार? और विनिश ने हैरत का इजहार किया। अच्छा जी हाँ, और मैंने उसकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया था और मैंने उसे बताया था कि मेरे दुश्मन मेरी घात लगाए बैठे होंगे। छौनी बुलाने का मकसद क्या था? कमर जगदीप आजकल वहाँ दिन रात गर्दिश कर रहा है। उधर हाई कमान ने भी रियासती अमूर के सिलसिले में कर्नल पर कुछ ज़्यादा ही बोझ डालना शुरू कर दिया है। वो आपको बुलाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन कुमारी हिमा की वजह से उसने मुझे आपका नुमाइंदा समझकर तलब कर लिया। कर्नल का ज़ाती ख्याल भी यही है कि अब रियासत में अमन व अमान की सूरत बहाल करने की खातर उसे कुछ सख्ती से काम लेना होगा। और क्या क्या बातें हुई? विनिश ने मुझे खरीदा।
ज़्यादा जोर रियासती अमूर की तरफ था और मैंने इख्तिसार से काम लिया। इत्तफाक देखो, कल रात ही किसी ने सोशल का क्रियाक्रम भी कर दिया और विनश ने कहा, कौन हो सकता है कातिल? मेरा ख्याल है कि शायद अब लाखीपुर के बदमाशों को अकल आना शुरू हो गई। मैंने ज़ाती तजर्बा पेश किया। उन्होंने जगदीप को यही मशवरा दिया होगा कि नए अफसरों में से एक को दरमियान से हटा दिया जाए, सारी तान फिर मेरे ऊपर टूटेगी। वो चौंका नए अफसरों के साथ भी घुल मिल रहा था, इसलिए शुबे से बालातर समझा जाएगा। तुम्हारे सितारे अच्छे थे कि जो कर्नल ने कल रात में तलब कर लिया। शारदा ने मुझे नछावर हो जाने वाली नज़रों से देखा। पारो ने भी अभी तक कोई बात नहीं की थी। वो चीते से ज़्यादा चालाक थी। किसी CID ऑफिसर की तरह खोज लगाने में उसका दिमाग उस वक़्त तक मसरूफ़ रहता जब तक कोई आखिरी नतीजा न अखज़ कर ले। इस वक्त भी वो मेरी बातों के वज़न को टटोल रही थी और उसकी आंखें, जिन्हें मैं बार बार चूम चुका था, मेरे चेहरे पर रेंग रही थी। और तुमने कर्नल की आड़ लेकर आज अपने दिल की भड़ास निकाल डाली। विनश मुस्कुराया। अच्छा किया तुमने, एक सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाकर बड़ी दूर अंदेशी का सबूत दिया। अब वो दोबारा कभी तुम्हारी तरफ देखने से बेशतर कई बार सोचेंगे। IG मेहता को मालूम होगा कि ज़िला कमिश्नर कौन है। उसे कर्नल हार्डिंग के इशारे पर यह ओहदा सौंपा गया है। अगर बात वहां तक पहुंच गई तो नए अफसरों के अलावा खुद IG को भी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि तुमने बुरा किया। पारो ने पहली बार जुबान खोली। तुम जानते थे कि वो कौन लोग हैं, उन्हें किस मकसद के लिए राजेपुर बुलाया गया था। कर्नल एक बार एहताब में आ चुका है, दोबारा कभी ये इत्तफाक हुआ तो वो तुम्हें भूलेंगे नहीं। और तुम, पारो ने मुझसे नजरें हटाकर विनश को देखा, तुम मोहन की तारीफ करके उसका हौसला बढ़ा रहे हो।